स्मार्टली का मतलब ये है कि हम उसको शॉर्टकट से काम ख़त्म कर दें, या बहुत फेमस वर्ड जो सारे के सारे बोलते हैं जुगाड़, क्या उसका मतलब ये है कि जुगाड़ लगाओ और काम ख़त्म कर दो? हेलो एवरीबडी, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल इजी शाला। ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा है, बट टुडे सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंजॉयबल सेशन। आज हम कोई मैथ्स, कोई फिजिक्स कुछ नहीं करने वाले हैं। आज हम सिर्फ एक बेसिक सीखेंगे, स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। टुडे वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ इश्यूज। सारे 10th के बच्चे, 9th के बच्चे, सबको फॉर 9, 10th, 11th एंड 12th स्पेशली सबको बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, क्योंकि किसी का सिलेबस एकदम से चेंज हो गया है। ये नहीं समझ आ रहा कि कैसे तैयारी करें, किस हिसाब से रिवाइज़ करें, पेपर में स्कोर कैसे करेंगे। जब सेशन स्टार्ट होता है तो सब कहते हैं हाँ इस बार नहीं आना, कोई बात नहीं मम्मी, अगली बार हम पक्का मार्क्स लाएंगे। पर फिर जून जुलाई तक आते आते यही हो जाता है कि नहीं करना, हो ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है, राइट? तो आज हम बस यही समझेंगे कि एक स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में फ़र्क क्या है। और ये सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं समझूंगी। आई नो कि सब ये चीज़ें रोज़ ही सुनते हैं अपने पेरेंट्स से, तो मैं सिर्फ बोलूँगी नहीं, मतलब ऐसी वही सेम ज्ञान नहीं दूंगी, मैं आपको साइंटिफिकली भी बताऊंगी कि ये चीज़ एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। तो जो हमारे बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं उनकी थ्योरीज़ को लेकर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, और फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि एक्चुअली आपको रिवीजन कैसे करनी चाहिए। आई होप इस सेशन के बाद आप ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाओगे और रिवाइज कर यू विल स्कोर गुड मार्क्स। सो बी विद अस टिल द एंड ऑफ द वीडियो। बोर मत होना, वीडियो बंद मत करना, क्योंकि आज फिज़िक्स और किसी साइंस का या कोई मैथ्स का लेसन नहीं है, इसलिए मत सोचना कि बेकार का है, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग टुडे, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क। क्या होता है ये स्मार्ट वर्क? स्मार्ट तो हमने बेसिक एक एडजेक्टिव की तरह सुना था। अब स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क का क्या मतलब है? हार्ड वर्क तो समथिंग ऐसा रहता है ना कि हमारा पीटीएम होता है किसी भी बच्चे का, तो वो बोलते हैं कि हाँ बच्चा ना बहुत हार्ड वर्किंग है ना। बट कोई ये एक्सप्लेन नहीं करता कि आपको एक सेम काम उसको स्मार्टली कैसे करना चाहिए, राइट? स्मार्टली, क्या स्मार्टली का मतलब ये है कि हम उसको शॉर्टकट से काम ख़त्म कर दें, या बहुत फेमस वर्ड जो सारे के सारे बोलते हैं जुगाड़, क्या उसका मतलब ये है कि जुगाड़ लगाओ और काम ख़त्म कर दो? क्या मतलब है उसका? क्या उस चीज़ का मतलब सिर्फ ये है कि काम ख़त्म करने से मतलब है जैसे मर्जी हो रहा है, कुछ देखना ही नहीं है? नहीं। The answer to all these questions is clearly no. We have to understand the core concept of smart work and hard work, but in reality सिर्फ एक किताबों की तरह या एक किताबी डेफिनेशन नहीं समझनी है हमें एक्चुअली में समझना है कि हम बच्चों की लाइफ में होता क्या है, उनको कैसे कैसे चैप्टर्स में प्रॉब्लम आती है, और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, है ना? तो हम वही चीज़ समझेंगे, बट एक एग्जाम्पल के साथ, कह लो कि आपकी स्टोरी के साथ ही समझेंगे। कैसे समझेंगे? अब हमारी लाइफ में क्या होता है, हमारी लाइफ में सिंपल सी एक चीज़ होती है कि हम क्या करते हैं, हम चैप्टर पढ़ते हैं, हम सोचते हैं कि ठीक है आज हमारा 4 अगस्त है, तो हम 4 अगस्त को हमने सोच लिया कि आज हमें एक साइंस का चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, पढ़ लिया, ओके। तो ये मेरा एक टाइम टेबल था कि मैंने 4th को पढ़ा। अब सोच के देखो कि मैं आपसे ऑन 7th मैं आपको पूछती हूँ कि हाँ बताओ आपने उस दिन साइंस का चैप्टर पढ़ा था, क्या हुआ? तो आप कहोगे कि हाँ हाँ पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, आता है। और फिर मैं आपसे पूछती हूँ ऑन द 12th कि हाँ अब बताओ कि क्या हुआ, तो आप कहोगे कि बहन थोड़ी देर लगेगी, मुझे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, फिर मैं सब कुछ बता दूँ। ठीक है, पर अगर मैं वही चीज़ आपको सीधा 25 अगस्त को पूछूं कि हाँ अब बताओ आपने वो चैप्टर पढ़ा था, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ से उड़ चुका होगा, याद ही नहीं होगा। मतलब अगर होगा भी तो आप उसको डिफाइन नहीं कर पाओगे, आप उसको रिवाइज तो है ही नहीं आपको बस ये पता है कि हाँ मैंने पढ़ने के लिए एक दिन पढ़ा था, अब क्या है मुझे पता ही नहीं है।
राइट? तो फिर आप क्या करोगे, आप वापस से पढ़ोगे, क्योंकि जब मैंने आपसे 25th को पूछा आप घबरा गए। आप घबराने के बाद आपने क्या करा, आपने रात को ही कहा मुझे चैप्टर पढ़ना है, मैंने तो पढ़ा था, हुआ भी नहीं। तो फिर अब आपने क्या करा, हार्ड वर्क करा, है ना? इसको कहते हैं हम हार्ड वर्क, कि आपने फिर से पढ़ा। आपने 4th से लेकर 25th तक सारे डेज में कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ दिमाग में ये रखा कि मैं कर चुकी हूँ। पर फिर आपने, जब मैंने 25th को आपसे पूछा, आप जवाब नहीं दे पाए, तब आपको टेंशन हो गई, फिर आपने पढ़ा। पर आप सोच के देखो, जब आप 25th को और पढ़ रहे हो, क्या उसके बाद अगर मैं और 30 डेज बाद आपसे पूछूं, क्या वो आपको याद रहेगा? नहीं रहता। और क्या ये ऐसा बोलूंगी किसी एक बच्चे के साथ होता है? नहीं। साइकोलॉजी सेज कि ये हर किसी के साथ होता है, चाहे वो हम हो, हमारे पेरेंट्स हो, या और छोटे छोटे बच्चे हो। सबको एक टाइम के बाद चीज़ें भूल ही जाती हैं। वो उनको धीरे धीरे उसका मेमोरी ख़त्म होता रहता है, वो उनको याद नहीं रहता। हमें भी कोई चीज़ कब याद रहती है, जब हम उस चीज़ को बारी बारी और पढ़ते हैं। फॉर अ टीचर ऑल्सो, वो टीचर को हर चीज़ एकदम से आपने पूछा, उसको सब चीज़ मुँह ज़बानी याद है। कैसे? क्योंकि वो वही सेम चीज़ पता नहीं कितनी क्लासेस में रिपीट करती है, तो उसको तो याद होगा ही ना। पर आप जो कर रहे हो कि एक दिन पढ़ा, फिर और 30 डेज बाद फिर से पढ़ा, और अब सोच लिया कि अपना पेपर के टाइम तभी खोलेंगे। आप सोचते हो कि जब आप पेपर के टाइम वो बुक खोलोगे तो आपको उसमें सिर्फ 10 मिनट्स लगने हैं, पर एक्चुअली में जब आप करने बैठते हो तो आपको 30 मिनट्स लग जाते हैं। और 30 तो फिर भी मैंने बहुत कम बोल दिए, आपको कभी कभी 45 मिनट्स लग जाते हैं। उस टाइम जो आप कर रहे हो वो हार्ड वर्क है, पर हमें क्या करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। कैसे करेंगे हम ये स्मार्ट वर्क, समझते हैं। समझने से पहले मैंने कहा था मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलूँगी, मैं एक्सप्लेन भी करूँगी। तो साइकोलॉजी कहता है कि सपोज करो यहाँ पर मैंने कुछ टाइम बना दिया, और यहाँ पर मैंने आपके कुछ नंबर ऑफ कोर्सेज बना दिए, ठीक है? तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी मैं कुछ कोर्सेज बना रही हूँ, S, फिर S2, S3, मतलब मैं रैंडमली आपको। तो सपोज़ अगर मैं आपकी एफिशिएंसी की बात करूँ बेसिकली, तो फर्स्ट डे पे जब आपने पढ़ना शुरू करा आपका एफिशिएंसी यहाँ था, है ना? फिर आपने पढ़ा, थोड़ा सा याद रहा, तो बोलूँ कि सेकेंड तो डे तो नहीं, थर्ड डे आपको जो वो याद होगा आपका एफिशिएंसी, वो आपको कुछ कम याद होगा। और अगर मैंने जो बोला 30 डेज बाद, लेट्स सपोज 30 डेज यहाँ पर है, तो उस टाइम तो एफिशिएंसी कुछ यही होगा। तो अगर आप ग्राफ देखो तो ये ग्राफ पूरा का पूरा डिक्लाइन पे ही जा रहा है, और इसी को हम बोलते हैं कि एक तरफ आपका एफिशिएंसी 100% है, पर बाकी टाइम आपका एफिशिएंसी डिक्रीज होता जा रहा है। तो अगर आप सोचोगे कि आपको लास्ट में सब कुछ याद रहे, तो वो पॉसिबल नहीं है। Psychology says this curve as forgetting curve. वो इसी कर्व को कहते हैं forgetting curve। और जब हम इस स्ट्रैटेजी पे चलते हैं तब हम बेसिकली क्या फॉलो कर रहे हैं, हार्ड वर्क। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा सकती हूँ कि अगर आपको सपोज जैसे 10th के बच्चे और 12th के बच्चे जो एग्ज़ाम्स देने जाते हैं वो कहीं और देने जाते हैं, दूसरे सेंटर्स उन्हें मिलते हैं, राइट? तो आप क्या करते हो, पढ़ते तो हो ही, पर एक दिन पहले आप अपना सेंटर देखते हो, उसका लोकेशन देखते हो। तो आप अपना GPS पे लोकेशन देख लेते हो, और सिर्फ ऐसे नहीं कि ठीक है उसी टाइम मैप चला लेंगे, ओके, आप एक आइडिया ले लेते हो कि वो जगह कौन सी है, कितना टाइम लगेगा। एक अप्रॉक्सीमेट से आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके रखते हो कि ठीक है हमें वहाँ पहुँचना है, हम आधा घंटा और फालतू लेकर चलेंगे, राइट? ये होता है। तो ये आपने क्या करा, स्ट्रैटेजीज बनाई। स्ट्रैटेजीज को सिंप्लीफाई करूँ तो आपने क्या करा, प्लानिंग करी। तो जब हम प्लानिंग करेंगे प्रॉपरली, जब हम एक्चुअली मैं कहूँ रियलिटी वाइज कहूँ, तो अगर आप क्रिटिकल प्लानिंग करोगे तो तब हम उस वर्क को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है दैट यू आर एक्चुअली ब्रेकिंग द फॉरगेटिंग कर्व। सो व्हेन यू ब्रेक दिस फॉरगेटिंग कर्व तो आपका एफिशिएंसी हमेशा 100% रहेगा।
क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम कितना ज़्यादा याद रख सकते हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? रिवीजन। बट वो रिवीजन फॉर 9th, 10th, 11th एंड 12th स्पेशली, वो रिवीजन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये वीडियो आपका उसमें भी हेल्प करेगा, जैसे अब फॉर 10th एंड 12th जो सिलेबस हो गया है वो हाफ हो गया है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि एवरी टीचर इज सेइंग कि एग्ज़ाम बहुत मुश्किल बनेगा, आप ऐसे तैयारी करो, आप ये करो, और सारी की सारी टीचर्स कह रही है ये बुक खरीद लो, ये बुक खरीद लो, फटाफट से सारे क्वेश्चंस कर लो। तो बच्चों को एक प्रेशर लग रहा है, उन्हें लग रहा है इससे अच्छा तो एक ही बार में हो जाता, वो ज़्यादा ईजी था, अब एकदम से इतना हो गया। और वैसे ही आप लोग घर पर हो, यू आर नॉट स्टडिंग वेल, यू आर नॉट एबल टू स्टडी वेल। तो उस टाइम हमें क्या करना है? सबसे इम्पॉर्टेंट काम, नोट्स। हम जब भी कभी रिवीजन बोलते हैं तो हम सबसे पहले क्या याद करते हैं? नोट्स। जब भी मैं बोलती हूँ नोट्स, तो याद रखो कि अगर आप दूसरों के नोट्स से पढ़ोगे तो 100 मार्क्स नहीं आएंगे। हाँ, क्या बोल रहे हो मैम? 100% मार्क्स नहीं आएंगे? आप खुद नोट्स देते हो? हाँ, देती हूँ, मैं देती हूँ, पर जो भी मैं समझाती हूँ उसमें अगर आप अपना खुद लिख के नोट्स बनाओगे तो हाँ, आपके 100% मार्क्स की गारंटी आप ले सकते हो। मेरे वाले नोट्स से पढ़ोगे तो आप 95% ज़रूर स्कोर कर पाओगे, कर सकते हो, पर अपने नोट्स बनाकर अपने आप समझकर करोगे तो आप 100% नोट्स बनाओगे। तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरी है? आपको कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए? आपको सिर्फ रीडिंग नहीं करनी है, आपको क्रिटिकल रीडिंग करनी है। आज तो मैम बहुत सारे वर्ड्स दिए जा रही है ना? तो क्रिटिकल रीडिंग क्या होता है? दैट यू आर नॉट जस्ट रीडिंग द लाइन्स, यू आर एक्चुअली गोइंग थ्रू द लाइन्स। एग्जाम्पल देती हूँ सबकी एनसीईआरटी बुक्स का ही। कोई भी एक टॉपिक उठाते हैं, लेट्स सपोज सबसे मुश्किल टॉपिक उठाते हैं, दैट इज़ क्लास 10th का, जो सबसे ज़्यादा उनको लगता है। क्लास 10th का हम टॉपिक उठाते हैं, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग द टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और क्लास 11th का टॉपिक उठा लेते हैं, लेट्स सपोज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या 12th का टॉपिक हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत मुश्किल है, राइट? पर आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स खोल कर देखो, एक बार अभी खोल कर देखो। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट जो ब्रीफिंग होता है वो पढ़ोगे और ऑर्गेनिक का पढ़ोगे, तो उसमें इन बिटवीन द लाइन्स कुछ क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अगर आप करोगे तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, हैव यू ऑब्जर्व्ड एन इलेक्ट्रिक बेल? हैव यू ऑब्जर्व्ड? अब वो खुद ही एक क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आप आगे मत पढ़ो, अब आप खुद सोचो कि आपने जो इलेक्ट्रिक बेल देखा है उसका अभी आपको कितना पता है। बस इतना कि मैंने बटन दबाया, बेल बज गई, मैंने बटन दबाया, आवाज़ आ गई, राइट? उसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता होता है कि वो दे ऑलवेज आस्क, डू यू नो द वैलेंसी ऑफ कार्बन? डू यू नो द वैलेंसी ऑफ कार्बन, राइट? डू यू नो अबाउट द बॉन्ड्स? अब आप आगे चैप्टर मत पढ़ो, आप इसी क्वेश्चन का जवाब खुद से मांगो। डू यू नो द वैलेंसी? अच्छा, तो आप रिवाइज करो कि हाँ, पुरानी क्लासेस में हमने वैलेंसी पढ़ा था। तो आप अपने मन में सोचो वो वैलेंसी क्या था। अगर नहीं पता तो आप अपनी ही उस पेज के ऊपर वैलेंसी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन मार्क डाल लो। इसका मतलब क्या होगा? ये आपको बाद में हेल्प करेगा, राइट? कैसे? अभी जब आपको वैलेंसी नहीं पता तो ऐसे क्वेश्चन मार्क डालकर उसे वहीं छोड़ दो, और अगर आपको वैलेंसी पता है, वेरी गुड, राइट द डेफिनेशन हियर इन योर नोट्स और जस्ट रिवाइज इट इन योर माइंड, बट क्वेश्चन ऐसे ही लिखा रहने देना अपनी बुक पर, ठीक है? अब क्या करना है? नहीं पता तो आपको वो चीज़ एक बार ही पढ़ना है, समझना है, और उसका नोट अपनी नोटबुक में बना के रखना है। उसी तरह जैसे आपने यहाँ पर चले तो आपको ऐसे ये क्वेश्चन ऊपर लिख देना है। ऐसे हैव यू ऑब्जर्व्ड वाले मत लिखना, बट दे एक्चुअली आस्क यू, लाइक सपोज दे विल टेल यू व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आपको क्या करना है? सर्किट और क्वेश्चन मार्क लगाना है। ऐसे इसमें भी तो इसका मतलब क्या है? हर चैप्टर में, हर पेज पे मेरे कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, राइट? तो उन क्वेश्चंस को लिखा रहने दो।
अब होगा क्या, हर बारी आप खुद से सवाल पूछ रहे हो, उसका आंसर आप खुद को ही दे रहे हो और उससे आपका अंडरस्टैंडिंग और बढ़ रहा है. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज क्रिटिकल रीडिंग. यही करना है. इसी को ही कर कर आप उस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत हासिल कर जाओगे. जो चैप्टर सबसे ज्यादा मुश्किल लगते हैं वही सबसे ज्यादा आसान लगेंगे. यही करना है. तो ये हुआ हमारा फर्स्ट थिंग, दैट इज क्रिटिकल रीडिंग. अब दूसरी चीज पर आते हैं कि मैम इतना सब कुछ है कैसे करें, है ना. तो वो क्या क्या चीजें हैं. एक तो हमारे चैप्टर रिवीजन्स होते हैं, और दूसरी जो चीज हमारे पास होती है दैट इज सैम्पल पेपर्स या पास्ट पेपर्स, कुछ भी कह लो. सैम्पल पेपर भी सॉल्व करने होते हैं. तो सबसे पहले रिवीजन पर चलते हैं. अभी जो आप हार्ड वर्क में रिवीजन करते हो वो कैसे करते हो कि आपने टाइम टेबल बना लिया अपना. ठीक है, आपका टाइम टेबल कहता है कि मुझे 4th को साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, 5th को मुझे साइंस का दूसरा चैप्टर पढ़ना है, 6th को मुझे मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, और 7th को मैथ्स का मुझे 5th चैप्टर पढ़ना है, और लेट्स सपोज 8th को आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे साइंस का 3rd चैप्टर पढ़ना है. अब जब 9th डेट आएगी, तो जब 9th डेट आएगी तो आप क्या करोगे कि ठीक है, ऐसे मत सोचना कि हाँ मैंने एक बार पढ़ लिया था. नहीं, अब आपको क्या करना है, आपको यही वाला चैप्टर दोबारा से 9th को पढ़ना है. राइट. तो अब क्या होगा, जो क्वेश्चन आपने ऊपर लिखे थे वैलेंसी क्वेश्चन मार्क इस तरह से, और कैसे लिखोगे आप, आइसोबार्स क्वेश्चन मार्क. उस टाइम सिर्फ बुक खोलकर इन क्वेश्चन मार्क को आंसर करना, इन क्वेश्चन मार्क का आंसर ढूंढना. मैंने क्या बोला है, ढूंढना, देखना मत, देखना मत. यही फर्क होता है टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में. सोचना, वैलेंसी के लिए चाहे इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन सोचनी पड़े, सोचो, उससे सोचो, देखो मत. ये नहीं आ रहा तो पढ़ लेता हूँ एक बारी, नहीं, सोचो. जितना समझ के करोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा. उस लेवल तक सोचो जहाँ तक आपका बिल्कुल आपको अंडरस्टैंडिंग हो रहा है. राइट. और सिर्फ जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ वो नहीं लिखने हैं, आपको एक्चुअली में उस चैप्टर का एक एक लाइन समझ के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना है. दोबारा करो. आप क्या कर रहे हो, आप 9th को नहीं करते हो, आप 9th को आपको नहीं समझ आता, आप चैप्टर दोबारा पढ़ लेते हो कि ठीक है, हो गया, ओके, अब मेरा 2 बारी रिवाइज हो गया. वो आपका हार्ड वर्क होता है. इस तरह से करोगे वो स्मार्ट वर्क होगा. तो स्मार्ट वर्क करो. ठीक है, ये हुआ मेरा चैप्टर रिवीजन्स. फिर आते हैं सैम्पल पेपर्स. सैम्पल पेपर्स, 1-2 पेपर्स आई वुड से कि आप उस तरह प्रॉपर टाइम लेकर बैठो, प्रॉपरली रिवाइज मतलब उसको सॉल्व करो ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट रहे. बट सैम्पल पेपर्स ऐसे मत करो कि हाँ मुझे सैम्पल पेपर करना है. नहीं, सैम्पल पेपर में हमेशा ध्यान दो कि आपका कंसेप्ट हमेशा सेम रहता है. क्वेश्चन ज़रूर बदलते हैं पर कंसेप्ट्स आपके मोस्टली सेम रहते हैं. उन कंसेप्ट को ग्रास्प करो. आप ये देखो कि क्वेश्चन में वो क्या कंसेप्ट आपसे पूछना चाह रहे हैं, और उस कंसेप्ट को देखो कि क्या वो आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत अच्छी तैयारी पे चल रहे हो. नहीं है तो आपको अभी और तैयारी करनी है. वो तैयारी करोगे तब आप पूरा अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर होगे. राइट. अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मैंने अंधेरे से कमरे में छोड़ दिया और वहाँ पर बिजली की तारें हैं, तो वो मेरा क्या है, और आप ऐसे ऐसे सोच सोच के चल रहे हो कैसे कैसे चलना है. उस टाइम आप क्या कर रहे हो, हार्ड वर्क. आप लाइट जला दोगे और मैं आपको ऐसे चलने के लिए कहूँ तो आप जंप कर कर आप साइड से निकल कर जा सकते हो. वो क्या है, स्मार्ट वर्क. तो ये अंधेरा क्या है, ये अंधेरा ये सब चीज़ें हैं जो आप अपने दिमाग में सोचते हो. हाँ मुझे इतना सब कुछ करना है, अरे इतना सब कुछ रहता है. वो अंधेरा है. उसमें उजाला करो अच्छे से. जो भी आपको करना है उसको प्रायोरिटाइज करो, उसको स्ट्रैटेजाइज करो, प्लानिंग करो. वो स्मार्ट वर्क है.
राइट? तो इस तरह आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन अब आपके सिर्फ 20 मिनट लेगा जब आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चंस वो लिखो इस तरह से कि अब ये चैप्टर मुझे किसी को समझाना हो एज अ टीचर तो कैसे समझाऊंगी। वो क्वेश्चंस लिखो, उनके आंसर देखो और फिर अपने पेपर्स में मार्क्स देखो क्या मार्क्स आते हैं, क्योंकि आपका कंसेप्ट ही क्लियर होगा। आई एम श्योर after this video you will be able to understand that how to actually strategize your planning. Forgetting curve अब आप ब्रेक कर चुके हो। कैसे? देखो, फर्स्ट डे पर आपने अपना कोई चैप्टर पढ़ा था तो आपका एफिशिएंसी यहाँ था। पिछली बारी क्या हो रहा था कि अगर मैं थर्ड डे मतलब 7 दिन बाद आपसे पूछूं तो आपका एफिशिएंसी यहाँ है, पर अब आप उस 9th को मतलब एक हफ्ते बाद आप क्या कर रहे हो, आपने उसको वापस से रिवाइज कर लिया, मतलब अब आपका एफिशिएंसी फिर उस टाइम तक पहुंच गया, तो बराबर हो गया। पहले ग्राफ ऐसे जा रहा था और अब ग्राफ फिर से बढ़ गया। मुझे याद रहेगा हमेशा, क्योंकि अब 9th को मैंने सोच लिया कि मैं ये वाला जो 4th को पढ़ा था और ये जो 6th को पढ़ा था ये मैंने गो थ्रू कर लिया, ठीक है। ये हुआ तो साइंस का। मैथ्स में भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो एक बारी तो कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मैम लिखवा देती हैं कि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको खुद लगता है कि इस वाले क्वेश्चन में मैं अटक ही जाती हूँ, उनको आप खुद लिख लो इंपॉर्टेंट, फिर आप उन्हीं क्वेश्चंस को करो, देखना आपके पिछले वाले कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, सिर्फ वो क्वेश्चंस करो जो आपको करने हैं। और 9th में जो आप मैथ्स का रिवीजन करोगे तो उसमें कुछ दूसरी बुक से क्वेश्चंस लो, क्योंकि आपको अब फॉर्मूला याद है और क्वेश्चन करोगे तो वो फॉर्मूला याद होगा। तो इससे आपका फॉरगेटिंग कर्व ब्रेक हो गया और आपने स्मार्ट वर्क सीख लिया। तो व्हाट डू वी नीड टू अंडरस्टैंड? स्मार्ट वर्क। तो आप अपनी रियलिटी में स्मार्ट वर्क करोगे तो यू विल अचीव सक्सेस. So I hope all my students after this video they will actually plan their all the subjects like this. They will do the smart work and they will achieve great success in life. ये वाली चीज़ सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए नहीं, आगे चल के आप अपनी जॉब्स, आप अपने कॉलेजेस लोगे तब भी काम आएगा, राइट? सो जो भी मेरे साथ वीडियो देख रहे हैं, do like, comment and share as much as possible. Subscribe our channel and press the bell icon so that you will not miss any update. So Easy Shala is making things easier for you. That's all for today. Thank you so much.